हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी सवालों के जवाब दूं तो इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट संडे वाली वीडियो बनाने से पहले मैं इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में से आपके सवालों को पिक करूंगा। चलो फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। वीडियो की आप शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट मैंने पिक किया है शुभम यादव का। लिखते हैं व्हाट इज अनदर वर्ड व्हिच वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ बिकॉज। सर प्लीज पिक माय कमेंट। बिल्कुल पिक कर लिया जी। बिकॉज जिसका मतलब होता है क्योंकि। इन्होंने पूछा है कि इस शब्द के अलावा क्या हम इसकी जगह कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं बिकॉज के अलावा। बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको एक नहीं दो बता देता हूं। पहला है एज। आप बिकॉज की जगह एज का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज इट्स रेनिंग। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि बारिश हो रही है। आप इसकी जगह एज लगा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस एज इट्स रेनिंग। और दूसरा है द रीजन इज दैट। द रीजन इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस द रीजन इज दैट इट्स रेनिंग। तो आप बिकॉज की जगह एज या द रीजन इज दैट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला सवाल क्या है, गुड्डी ने लिखा है गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड फिनिश। ओवर और फिनिश में क्या फर्क होता है? दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है खत्म कर देना, पूरा कर देना। लेकिन किसी काम को अगर बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब वो काम बचा ही नहीं है, पूरा कर दिया, तो वहां पर फिनिश लगाएंगे। लेकिन अगर किसी काम का एक पार्ट खत्म किया है तो वहां पर ओवर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक लेटर लिखना है या कोई एक स्टोरी लिखनी है। अब वो स्टोरी मैंने एंड तक लिख दी, अब बस पूरी हो गई तो हो गई फिनिश। लेकिन अगर मैंने उस स्टोरी का एक पैराग्राफ लिख दिया और आप सोचा चलो चाय पी ले, बाद में दोबारा दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, तो वहां पे मैं कहूंगा कि मैंने एक पैराग्राफ ओवर कर लिया, फिनिश नहीं ओवर कर लिया। और पूरी स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिनिश। अगला सवाल पूछा है शुभम यादव ने। लिखते हैं हेलो सर। हाय शुभम। माय डाउट इज, मेरा डाउट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉइल एंड डिस्ट्रॉय। स्पॉइल और डिस्ट्रॉय में क्या फर्क होता है? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। थैंक्स सर। बिल्कुल पिक किया आपका भी सवाल। आपने पूछा है कि स्पॉइल और डिस्ट्रॉय में क्या फर्क होता है। यार ये फर्क बहुत पूछते हो आप, इसमें और इसमें फर्क। इसमें कुछ बढ़िया से और भी सवाल किया करो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, आपने कहा स्पॉइल और डिस्ट्रॉय में क्या फर्क होता है। दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। लेकिन फर्क ये होता है कि डिस्ट्रॉय लगाते हैं फिजिकल चीजों के लिए जिन्हें हम छू सकते हैं, और स्पॉइल लगाते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना है ही स्पॉइल्ड माय फ्यूचर, उसने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तो फ्यूचर को ऐसा तो नहीं मैं हाथ में लेके छू सकता हूं, ये फ्यूचर रखा हुआ है। तो यहां क्या है, स्पॉइल का यूज किया। या मुझे कहना है ही डिस्ट्रॉयड माय कार, उसने मेरी कार को तबाह कर दिया। तो कार क्या है, एक सामान है, एक चीज है, हम उसे टच कर सकते हैं। सो जिसे टच कर सकते हैं उसके लिए तबाह करने के लिए डिस्ट्रॉय, और जिसे टच नहीं कर सकते उससे तबाह करने के लिए हम स्पॉइल लगाएंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे की जगह दोनों को यूज कर दो तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका डीपली मतलब बता दिया और इसका यूज भी बता दिया। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद इब्राहिम ने। लिखते हैं आई एंजॉयड दिस वीडियो, कुड यू प्लीज एलाबोरेट द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मीटिंग, ट्रोल, थैंक्स इन एडवांस। हाँ जी, आपने कहा है कि ट्रोल और वर्चुअल मीटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, ट्रोल का मतलब तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ऑनलाइन किसी का मजाक उड़ाना कमेंट के जरिए, या ऑनलाइन किसी पर सवाल खड़े करना, या किसी की खिंचाई करना, ट्रोल कहलाता है। कहते नहीं उस एक्ट्रेस ने, उस एक्टर ने फोटो डाली थी, लोगों ने उसे ट्रोल कर दिया, यानी उसकी खिंचाई कर दी या मजाक उड़ाया उसका, वो ट्रोल कहलाता है। चलो इसे एक साइड करते हैं। आपने कहा वर्चुअल मीटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, जो शब्द है मीटिंग का तो बताइए सबको, मीटिंग करना, लेकिन वर्चुअल जो है इसका मतलब जान लेते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। इसका पहला अर्थ होता है ऑनलाइन, यानी कोई भी चीज हम इंटरनेट पर करते हैं वो वर्चुअल होती है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो ये एक वर्चुअल क्लास है। कोई मीटिंग ऑनलाइन हो रही है किसी एप्लीकेशन पर तो एक वर्चुअल मीटिंग है। लेकिन वर्चुअल का दूसरा मतलब होता है इमेजिनेशन, यानी कि जो रियलिटी में है ही नहीं बल्कि एक इमेजिनेशन बनाई गई है, एक ऑनलाइन ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए बनाई गई, तो वर्चुअल होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एनिमेशन के जरिए अपना एक महल बनाया और मैं अपने आप को एनिमेशन के जरिए उसमें दिखा रहा हूं, तो वो क्या है, वो मेरी वर्चुअल लाइफ है, मेरा वर्चुअल महल है। तो जब एनिमेशन के जरिए या ऑनलाइन हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वो चीज वर्चुअल कहलाती है। अगला सवाल पूछा है दिलशाद अहमद ने। लिखते हैं सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। पिक कर लिया जी। सर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसे उस कपल की केमिस्ट्री अच्छी है। अच्छा ठीक है, सवाल बढ़िया है और इसके पीछे मैं आपको एक कमाल का फैक्ट भी बताऊंगा। देखिए, आपका सवाल क्या है पहले मैं लोगों को बता देता हूं एक बार फिर से खुल के। आपने पूछा है कि अक्सर हम कहते हैं ना उन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री तो बहुत खराब है, तो ये इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूं। हम सब जानते हैं केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, यानी कि केमिकल्स की साइंस, रसायनों का विज्ञान, केमिकल्स की, जैसे फिजिक्स या बायोलॉजी होती है वैसी केमिस्ट्री होती है। लेकिन हम लोगों के रिश्तों के लिए भी ये शब्द यूज करते हैं, उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, उनकी केमिस्ट्री बड़ी खराब है, उनकी केमिस्ट्री जमती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो केमिकल्स की साइंस
साइंस होती है। तो केमिकल्स क्या करते हैं, दो जब आपस में केमिकल्स मिलाए जाते हैं तो कभी कभार तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो दो मिला के बड़े अच्छे हो जाते हैं, मतलब उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको दो को मिलाया तो बूम फट गया, मतलब उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो सेम चीज हम रिश्तों में तलाशते हैं कि ये दो लोग जो है एक्चुअली में दो प्रकार के केमिकल्स हैं और ये दोनों आपस में इतना घुल मिल के इतने प्यार से रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इनका जो साइंस है, इनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत कमाल की है। तो ये शब्द यहां से निकला है। और जो दो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो ऐसा मान लो कि वो दो केमिकल्स हैं और आपस में जब भी मिलते हैं तो बूम हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फट जाते हैं। तो इसका मतलब उनकी केमिस्ट्री खराब है। तो दो केमिकल्स हैं, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आपस में एक साथ मिलजुल के रहेंगे, केमिस्ट्री खराब है तो मिलजुल के नहीं रहेंगे, लोगों के लिए अक्सर कहते हैं। और कमाल की बात यह है, फैक्ट यह है दोस्तों कि ये इंडिया में ही यूज किया जाता है कि उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, उसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। मतलब मैं अमेरिका में जाके, ब्रिटेन में जाके कहूंगा ना कि मी एंड माय वाइफ्स केमिस्ट्री इज वेरी गुड, तो उन्हें लगेगा अच्छा इसकी वाइफ की और इसकी दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, मतलब ये केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाए होंगे 10th में। उन्हें नहीं पता कि हम केमिस्ट्री का मतलब ये करेंगे हमारा मेल जोल ज्यादा है। तो ये सिर्फ इंडिया में हम लोगों ने चलन चला दिया है कि उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है। ऐसा कोई इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर इडियम या कोई प्रोवर्ब या कोई फ्रेज नहीं है। अगला सवाल खुशी ने पूछा, लिखा है, हेलो सर, होप यू आर डूइंग गुड। या ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम श्योर दैट यू आर आल्सो डूइंग वेल। व्हाट डज ओ माय गुडनेस एक्चुअली मींस? ओ माय गुडनेस का असल में क्या मतलब होता है, इसके पीछे भी कमाल का फैक्ट बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, ओ माय गुडनेस, जब भी कोई चीज हम देखते हैं अचानक से घबरा जाते हैं या अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं या अचानक से मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं ओ माय गॉड। तो वैसा ही है ओ माय गुडनेस। अब ओ माय गॉड और ओ माय गुडनेस में क्या फर्क है, और आपने पूछा था कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि फर्क समझाते समझाते बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, ओ माय गॉड का मतलब होता है हे मेरे ईश्वर, लेकिन आपको कमाल जानकर ये बहुत हैरानी होगी, ये कमाल की बात जानकर कि जो कुछ धार्मिक लोग होते हैं उनका ये मानना है कि ओ माय गॉड बोलने से ईश्वर का अनादर होता है, यानी कि डिसरेस्पेक्ट होती है, रेस्पेक्ट नहीं होती है। बार बार हर चीज में ऐसे बोलने से ओ माय गॉड, स्पेशली क्रिश्चियंस भाइयों का, मतलब उनका ये मानना है। ये मैंने आर्टिकल पढ़ा है, माफी चाहता हूं अगर मैंने कोई गलती की आर्टिकल पढ़ने में तो, लेकिन ये मैंने आर्टिकल से पढ़ा है और स्पेशली इस पे बहुत सारी चीजें पढ़ी है, मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े। तो ओ माय गॉड बोलने से मतलब ऐसा माना जाता है जैसे ईश्वर के शान में गुस्ताखी हो रही है एक तरीके से। तो वो जो ज्यादा रिलीजियस लोग होते हैं वो अवॉइड करते हैं इसे, ओ माय गॉड नहीं बोलना है, उसकी जगह वो बोलते हैं ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, या फिर बोलते हैं ओ माय गुडनेस, जो आपने पूछा। ओ माय गुडनेस का मतलब होता है मेरी अच्छाइयां, यानी मेरे अंदर की जो अच्छाइयां हैं, अच्छी शक्तियां हैं, उनको याद करना। तो ओ माय गॉड हम लोगों को जैसे बोलने की आदत है या उसे शॉर्ट में OMG भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक गलत चीज मानी जाती है। मतलब आप लोग हैरान रह गए होंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट है। आप चाहें तो इस पर कुछ और आर्टिकल्स पढ़िएगा, या मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ठीक कर दीजिएगा, और मैं पहले ही माफी मांगता हूं अगर मैं इस मामले में गलत हूं तो, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है तो यही पढ़ा है। तो माय गुडनेस का मतलब होता है हे मेरी अच्छाइयां। तो ज्यादातर लोग यही बोलना पसंद करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है ओ माय गॉड बोलना। अगला सवाल पूछा है कुणाल ने, लिखते हैं, सर हार्ड वोकैबुलरी सीखना जरूरी है क्या? सवाल तो बढ़िया है। हार्ड वोकैबुलरी मतलब बहुत सारी हार्ड वर्ड मीनिंग सीखना जरूरी है क्या? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। सपोज आप इंग्लिश सीख रहे हैं सिर्फ बातचीत के लिए, आपको घूमने जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है और आपको अंग्रेजों से बातचीत करनी है, इसके लिए सीख रहे हैं, तो आपको हार्ड वोकैबुलरी सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जितनी भी नॉर्मल इंग्लिश आती है उतनी काफी है, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे लोगों से, यानी फॉरेनर्स से। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं किसी जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए या बिजनेस के लिए, और वहां पर मीटिंग्स होंगी, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी इंग्लिश बोलने वालों से, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ कोर्स कि आपको हार्ड वोकैबुलरी सीखनी ही होगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस लिए सीखना चाहते हैं इंग्लिश। अगला सवाल पूछा है एन होमोसेपियन, वाह, अच्छा, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं दैट इंग्लिश वर्ड फॉर आया इज केम। आया की जो इंग्लिश होती है वो होती है केम, सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, सही बोला आपने। बट व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड फॉर आ गया? लेकिन आ गया की इंग्लिश क्या होगी? बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, सवाल पूछने से पहले जरूरत है कि आप 12 के 12 टेंसेस एक बार पढ़ें, उसे अच्छे से कंठस्थ याद कर लें, तब आपको ऐसे सवाल पूछने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। देखिए, आ गया पूरा वर्ड नहीं है, इसमें से आ जो लिखा है यही है आना, और ये जो गया है ये टेंस है। अब आ के साथ जो जो
जो लगाते जाएंगे आप वो सारे टेंस होंगे। आ रहा था, आ रहा है, आ चुका है, आ गया है, आ गया। बात करते हैं आ गया की। पहला आपने कहा आया, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें आपने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लिख दी केम। फिर आपने पूछा आ गया की क्या होगी, तो आ गया से मतलब यह है कि यह काम हो गया है। तो हो गया को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट से मतलब यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पे कहेंगे ही हैज, आना है ना, ही हैज कम। ही हैज कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सो ही हैज कम। अब आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो वो होगा ना आ गया है। नहीं नहीं, इतना मत सोचा करो कि है आएगा तो ही बनेगा। सेंस इतना निकल रहा है कि काम परफेक्ट हो गया तो यहां हैज से काम बन जाएगा। अगला सवाल पूछा है बाबूलाल जी ने, लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। एक ही वीडियो में कोई गुड इवनिंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, लोग कहेंगे सर सबका ही वही जवाब देते हैं, क्या करें, सबका दिल रखना पड़ता है, इतने प्यार से कमेंट करते हैं। हाँ जी, तो क्या आगे लिखा है इन्होंने, लिखते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोप, ओह यो एंड फ्लोरा एंड फाउना एंड व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स, और इन शब्दों का प्रयोग हम कहां करते हैं। पहले शुरू के 3 ले लेते हैं। नोप, वो, ये। देखिए नोप ये एक इनफॉर्मल वर्ड है नो की जगह, इसको नो की जगह प्रयोग किया जाता है लेकिन इनफॉर्मल वे में। अभी बताऊंगा, तीनों का मतलब बताते हैं, इनफॉर्मल का मतलब भी बता दूंगा। इनफॉर्मल वे में नो की जगह नोप बोला जाता है। फिर वो बोला जाता है जब हम किसी चीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, अच्छा लगता है हमें। जैसे मेरा दोस्त है वो अच्छी ड्रेस पहन कर आया तो मैंने कहा वो क्या लग रहा है यार, वो है, ये भी इनफॉर्मल है। और तीसरा है यो क्या है, ये यो हनी सिंह नहीं है बल्कि ये यस का इनफॉर्मल है, शॉर्ट है यो, जैसे नो का नो तो यस का यो। लेकिन ये तीनों इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप इन तीनों को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर इसका यूज करूं या किसी और के साथ तो नहीं कर सकते, नहीं, गलत माना जाएगा, भद्दी इंग्लिश लगेगी। तो इनफॉर्मल मतलब यार दोस्तों के साथ कर सकते हैं। फिर आपने क्या पूछा, कहां गया, अरे आगे पीछे हो गया यार। फिर आपने क्या पूछा फ्लोरा एंड फाउना का मतलब क्या होता है। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, और फाउना का मतलब होता है जीव जंतु जो जानवर होते हैं। और जैसे कि वी शुड प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना, हमें रक्षा करनी चाहिए अपने वनस्पति की और यानी पेड़ पौधों की और जानवरों की। तो ये अक्सर बुक्स में बहुत ज्यादा वर्ड लिखे आते हैं ऐसे, तो आप यहां पे इसका यूज कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है नितिन गुप्ता ने, लिखते हैं लेट मी बी अवेयर इन डेप्थ डिफरेंस बिटवीन मोब एंड मल्टीट्यूड, गो थ्रू एंड स्टडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि इन दोनों के, एक्चुअली में 4 है लेकिन जोड़े जोड़े से तो 2 मानेंगे, इन दोनों के बीच में फर्क बताइए। पहला जोड़ा है मोब और मल्टीट्यूड का, ये बताते हैं। मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़, जहां सर ही सर दिखाई दे, जहां किसी को पहचानना मुश्किल हो जाए, बड़ी दूर तक भीड़ दिखाई दे, वहां पर उस भीड़ को मल्टीट्यूड कहेंगे। और मोब का मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन ये भीड़ गुस्से वाली भीड़ होती है, मतलब एक तरह से दंगाई भीड़, मतलब जो लड़ने आई है या मारने आई है या गुस्से में प्रोटेस्ट करने आई है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं राइट वे के लिए प्रोटेस्ट करने, अच्छी चीज के लिए। तो वो क्या हो जाता है, मतलब एक तरीके से गुस्से वाली जो भीड़ होती है वो हो जाती है मोब। और जो मतलब भीड़ है, बस हमें कहना ये बहुत भीड़ है, सर ही सर दिखाई दे रहे दूर दूर तक, जैसे कुंभ का मेला हो गया तो वहां पर दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा टीवी में, तो वो क्या है, वो मल्टीट्यूड है। इसके बाद आपने पूछा गो थ्रू एंड स्टडी। गो थ्रू और स्टडी में क्या मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ाई करना, लेकिन स्टडी का मतलब होता है डीपली पढ़ना, उसकी पढ़ाई एक्चुअली में करना। मैं मैथ्स की स्टडी कर रहा हूं, यानी कि 1 साल का टाइम है, एग्जाम आएगा, मतलब बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहा हूं। और गो थ्रू का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देख लेना, अरे एग्जाम है जल्दी से ये बुक गो थ्रू कर ले, तो अब एग्जाम देने जा रहा है, इतनी देर पूरी बुक थोड़ी पढ़ पाएगा, तो इसका मतलब क्या है, बस ऊपर ऊपर से देख लेगा तो गो थ्रू कर लेगा, कहते हैं ना गो थ्रू कर लो जल्दी से। तो ये दोनों में फर्क है। अगला सवाल पूछा है अरमान ने, लिखते हैं एक्सीलेंट वीडियो, बट आपने मेरा क्वेश्चन पिक नहीं किया, मैंने पिछली वीडियो में कमेंट किया। ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन भी लिखा है इन्होंने, आई एम सॉरी कि पिछली वीडियो में नहीं किया, लेकिन देखो कर लिया इस वीडियो में। क्या क्वेश्चन था, हेलो सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा ये भी चेप दिया दोबारा, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा एक सवाल है कि आई वुड दोनों के कॉन्ट्रैक्शन आई एपोस्ट्रोफी डी, ऊपर का कॉमा आई वुड होते हैं, आई वुड होता है, और शुड कुड भी ऐसा ही होता है, तो कैसे पहचाने किसका कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है, प्लीज बताइए, प्लीज पिक माय क्वेश्चन फ्रॉम लव फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। सवाल एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, ये कहते हैं कि चाहे आई वुड शॉर्ट में लिखो चाहे आई हैड शॉर्ट में लिखो, तो वो कॉमा ऊपर वाला कॉमा एपोस्ट्रोफी बोलते हैं उसे, वैसे मैं कॉमा बोल रहा हूं कोई नहीं, उसमें कॉमा डी आता है, तो हम कॉमा डी लिखा हो शॉर्ट में, तो हम कैसे पहचानेंगे ये आई वुड या आई हैड है। भाई इसके लिए इंग्लिश को और इंप्रूव करो, क्योंकि इंप्रूव करोगे तो आपको सिचुएशन समझ में आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा है आई गो और आई गॉन, अब देखिए दोनों में ही डी है, अब कौन से वाले में वुड है कौन से वाले में हैड है, तो मैंने सिचुएशन पहचान ली कि जिस
डी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो वुड है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हेड के साथ आती नहीं है। और जिस हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है वो हेड है, जिस डी के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि वुड के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं है। तो ये कैसे उपाय है? क्योंकि ग्रामर आती है। तो आप ग्रामर अच्छी करो, आप सिचुएशंस पहचान पाओगे। इसी तरह आप ये भी पहचान पाओगे शुड के साथ क्या सिचुएशन बनेगी, तब मैं पहचान लूंगा शुड है वुड के साथ। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये अगर खाली आप सोचो कि मैंने आई कॉमा डी लिख दिया, अब इसमें पहचानो, कोई नहीं पहचान पाएगा। मतलब अंग्रेज भी आ जाएगा ना, वो कहेगा भाई ये तो आई हेड भी हो सकता है, आई वुड भी हो सकता है, सिचुएशन तो बता, आगे तो बना इसे भाई। तो जब सिचुएशन पता लगती है तब आप खुद ब खुद पता लग जाता है कि ये क्या है। अगला सवाल पूछा है सुभाष ने, लिखते हैं सर माय नेम इज रिया। अच्छा सुभाष नाम नीचे लिखा है रिया, चलिए ठीक है। माय नेम इज रिया, मेरा नाम रिया है। सर रिश्ते निभाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज बताइए। ठीक है, रिश्ते निभाना, देखिए हम कहते हैं ना ये रिश्ता तुम नहीं निभा पाओगे, रिश्ता मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे रिश्ते निभाना को? तो रिश्ते निभाना को अंग्रेजी में कहते हैं कैरी द रिलेशन। कैरी द रिलेशन, कैरी मतलब ले जाना, और रिलेशन के साथ लग जाए तो निभाना हो जाता है। आई कांट कैरी दिस रिलेशन, मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता हूं। कैन यू कैरी दिस रिलेशन, क्या तुम इस रिश्ते को निभा पाओगे या निभा सकते हो? तो कैरी रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता निभाना। सो ये थी आज की संडे वाली वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। कितनी नॉलेज मिली हो जिस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे पता है कि आप ऐसी यार संडे वाली वीडियो का इंतजार दिल से करते हो। और आपसे एक बार मैं हाथ जोड़ के आई एम रियली सॉरी कि मैं जिन जिन के कमेंट्स पिक नहीं कर पाता हूं, बिकॉज एक वीडियो में आप ही मुझे बताइए, अभी देखो 14-15 मिनट की वैसी वीडियो होने वाली है ये, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है एक ही वीडियो में सभी के कॉमेंट्स पिक कर लेना? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए माफी चाहता हूं, बस जिन जिन के कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी पिक कर लेता हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पिक करता हूं जिससे आपको तो फायदा मिले, दूसरों की भी नॉलेज बढ़े, ऐसे ज्यादा करता हूं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो मैं छोड़ देता हूं, बट मैं कोशिश करूंगा उन्हीं के कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जवाब देने की सवालों के। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे 2 मिलियन होने वाले हैं। अब प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी इस 2 मिलियन का पार्ट बन जाइए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंजॉय और संडे, टेक केयर, बाय बाय।